तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लास्ट में अपन ने पढ़ा था प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए यहाँ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आप जानते हैं कि जब किसी श्वेत प्रकाश पुंज को, आप देख पा रहे हैं, श्वेत प्रकाश पुंज को किसी प्रिज्म की एक सतह पर आपतित कराया जाता है तो वह प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अवयवी रंग जानते हैं आप, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, तो उन अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है प्रकाश की। इस घटना को अपन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब किसी भी श्वेत प्रकाश पुंज को किसी प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है, ये देख पा रहे हैं आप, ये श्वेत प्रकाश पुंज है, इसको किसी प्रिज्म की सतह AB पर आपतित कराया तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिनका क्रम नीचे से ऊपर की ओर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल होता है, जिसे अपन शॉर्ट में विविग्योर कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो सबसे नीचे वाला रंग है ये कौन सा होगा? वॉयलेट मतलब बैंगनी। और सबसे ऊपर वाला जो रंग है ये कौन सा होगा? रेड मतलब लाल। इनके बीच में सारे रंग होते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर अगर ऐसे जाएं तो रंगों का क्रम क्या होगा? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है। प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में रंगों के इस व्यवस्थित प्रतिरूप को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो रंगों का एक व्यवस्थित प्रतिरूप मिलता है, सारे रंग एक के बाद एक क्रम से मिलते हैं, तो ये जो व्यवस्थित प्रतिरूप बना हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं नहीं। और वर्ण विक्षेपण की घटना का मुख्य कारण क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। क्योंकि हमें पता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रकाश के हर रंग के लिए अलग अलग होता है। तो प्रकाश के हर रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होगा, तो उनका अपवर्तन भी अलग अलग तरीके से होगा। अब कैसे होता है अपवर्तन, ये देखना आप। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के हर रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, इसलिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी हर रंग के लिए अलग अलग होगा या नहीं? क्योंकि तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, तो जो अपवर्तनांक है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हर प्रकाश के हर रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। प्रकाश के सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य 4000 से 7000 के बीच में होती है। 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्ण विक्षेपण की जो घटना है वो किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। तरंग दैर्ध्य अलग अलग होगी तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी हर तरंग दैर्ध्य के लिए अलग अलग होगा, जिससे वर्ण विक्षेपण की घटना होगी। अब कैसे होती है ये और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना? तो आप देखिए इसको ध्यान से कैसे होती है। मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम करके बना रहा हूँ। ये डायग्राम यहाँ से ये वाला ज़्यादा बेस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से अपन ने एक प्रिज्म ले ली, ये प्रिज्म का नाम दे दिया A, B और C। अब जैसे कोई श्वेत प्रकाश पुंज इस पर आपतित कराएंगे, यहाँ पे ये क्या है बताओ? वाइट लाइट सोर्स, श्वेत प्रकाश पुंज। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपवर्तन होगा। जैसे मान ले कि ये अपना अभिलंब खींच लिया हमने, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब हमेशा कैसे होता है? सतह के लंबवत। तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा बताओ? कि प्रकाश बाहर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। बाहर क्या है? वायु। और प्रिज्म किसका बना हुआ है? कांच का। तो विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की किरण है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और यहाँ पुनः इसका अपवर्तन होगा तो ऐसे आएगी, है ना? जो पीछे जो आपने नोट्स में डायग्राम बनाओ इसमें थोड़ी सी गलती है, दूसरी सतह पे अपवर्तन नहीं है, तो दूसरी सतह पे भी अपवर्तन होगा। तो ऐसे 7 रंग आएंगे, पहले यहाँ आए फिर यहाँ पुनः अपवर्तन होगा, फिर ऐसे मुड़ जाएंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पुनः अपवर्तन, फिर ऐसे मुड़ जाएंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर अपवर्तन, ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से जो प्रकाश का अपवर्तन होगा उसमें सबसे नीचे वाला रंग कौन सा होगा बताओ? वॉयलेट मतलब बैंगनी। और सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा होगा बताओ? रेड, लाल होगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अब आगे बात करते हैं अपन विचलन कोण की। विचलन कोण क्या होता है ये देखना आप।
तो मैंने ये रेखा खींची, देखो अगर ये प्रिज्म नहीं होती तो ये आपतित किरण जो है वो सीधी की सीधी निकल जाती इस तरीके से, बोलो सही है क्या? ये जो आपतित किरण है ये सीधी की सीधी निकल जाती है ऐसे, अगर प्रिज्म नहीं होती तो इसका अपवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रिज्म होने के कारण इस प्रकाश का अपवर्तन हुआ तो देखो ये जो प्रकाश की किरण है वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो गई, तो देखो ये जो कोण बना अपना, ये लाल रंग वाली किरण का ये जो कोण बना, इस कोण को अपन क्या बोलेंगे? विचलन कोण। लाल रंग के लिए विचलन कोण, जिसको अपन डेल्टा से व्यक्त करेंगे, डेल आर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये आपतित किरण की दिशा और ये निर्गत किरण की दिशा, इन दोनों के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। ये पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर है? मैं समझ पा रहे हैं आप? देखो आप, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें गौर से देखना फिर से कि ये जो है ये तो आपतित किरण की दिशा है और ये जो है ये निर्गत किरण की दिशा है। दोनों के बीच में जो ये जो बना हुआ कोण है ये क्या कहलाता है बताओ? विचलन कोण। कौन से रंग के लिए? लाल रंग के लिए। और अगर ये कोण पूरा ले लें इधर नीचे की सीमा तक, यहाँ तक ये वाला, तो ये जो कोण है तो सबसे नीचे वाला रंग कौन सा है बताओ? बैंगनी। तो ये वाला जो पूरा है ये वाला कोण ये क्या कहलाता है बताओ? विचलन कोण। किसके लिए बताओ? बैंगनी रंग के लिए। बोलो कहलाता है नहीं? अब आप गौर से देख पा रहे हो कि बैंगनी रंग का विचलन जो है बैंगनी रंग का विचलन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। आप देख पा रहे हो डायग्राम में, लाल रंग के लिए विचलन कोण कम है और बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण ज़्यादा है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ पाए आप? तो अब नीचे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी पेज को आगे बढ़ाते हैं। देखो ये आपको याद रखना है इस जगह पे कि ये जो है आपके पास ये बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल वी, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान ज़्यादा होगा और लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान कम होगा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा, तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की ज़्यादा होती है? तो वैसे 10th क्लास में पढ़ी है, बाकी विचलन कोण के आधार पर पता कर सकते हो कि जिस रंग का विचलन कम हुआ है उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, वो सीधी निकल गया। ठीक है, तो कौन से रंग का विचलन कम हुआ था बताओ? लाल रंग का। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी बताओ? ज़्यादा होगी। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अपनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँ, ये देखो आप गौर से, ये लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी। लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य को व्यक्त कर रहे हैं, लैम्डा आर मतलब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है किससे? वॉयलेट रंग से, बैंगनी रंग से। ठीक है, अब आगे बात करें अपन प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, क्योंकि तरंग दैर्ध्य अलग अलग है तो अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी हर रंग के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक का मतलब होता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, मतलब प्रिज्म उतना सघन माध्यम है, तो मतलब विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश की किरण जो है वो अपने मार्ग से विचलित होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो जो रंग या जो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर ज़्यादा मुड़ती है, ठीक है, उसके लिए अपवर्तनांक का मान अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मुड़ती है बताओ? बैंगनी रंग की मुड़ती है नहीं, तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग की मुड़ती है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम कौन सी मुड़ती है बताओ? लाल रंग की। तो लाल रंग के लिए क्या होगा बताओ? सबसे कम होगा। बोलो क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब आगे यदि अपन बात करें, नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं इसी में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो आप, अगला टॉपिक आएगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन से पहले एक दो छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला आता है कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण क्या होता है देखो आप, कि अभी अभी अपन ने पढ़ा वर्ण विक्षेपण के दौरान प्राप्त स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम समझते हो, जितने भी रंगों का जो व्यवस्थित क्रम आपको मिल रहा है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण के दौरान प्राप्त स्पेक्ट्रम में सीमांत रंगों के विचलन कोणों का अंतर जो है वो परिक्षेपण कहलाता है। सीमांत रंगों के विचलन कोणों का अंतर जो है वो परिक्षेपण कहलाता है। ठीक है, कैसे देखो आप, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। तो डायग्राम से आप देखेंगे, ये जो डायग्राम है इसमें देखो सीमांत रंग कौन कौन से हैं इसमें। जब वर्ण विक्षेपण हुआ, सीमा के अंत में आने वाले रंग, एक तो ये वाला रंग है जिसे अपन क्या बोलेंगे? वॉयलेट रंग। और एक ये वाला कौन सा है बताओ? रेड, बैंगनी और लाल। और इनके विचलन कौन कौन से? देखो लाल रंग का विचलन कौन, तो ये वाला हो गया ये, और बैंगनी रंग का विचलन कौन, ये हो गया। देखो आपतित प्रकाश की किरण के
और निर्गत प्रकाश की किरण के बीच में बनाया गया कोण विचलन कोण कहलाता है। तो लाल रंग के लिए विचलन कोण मतलब डेल आर और बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण मतलब डेल वी। इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोणीय परिक्षेपण। तो बताओ अधिक कौन सा है, डेल वी अधिक है और डेल आर कम है। ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो ज़्यादा में से कम को यदि घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा बताओ, डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो डेल वी माइनस डेल आर बराबर कोणीय परिक्षेपण, जिसको हम किससे व्यक्त करेंगे बताओ, थीटा से व्यक्त करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये देखो आप, ये देखो सीमांत रंगों के विचलन कोणों का अंतर। तो सीमांत रंग, सीमा के अंत में आने वाले रंग कौन कौन से, बैंगनी और लाल, बाकी सभी रंग इनके बीच में आते हैं। तो इनके विचलन कोणों का अंतर क्या कहलाता है बताओ, कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। तो थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। क्लियर है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अपन ये मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि मान लो कि जो प्रिज्म है वो बहुत पतला है। तो जब मैंने प्रिज्म वाला डेरिवेशन कराया था तो उसमें लास्ट में एक कंडीशन लगाई थी कि प्रिज्म यदि बहुत पतला हो तो उसके लिए विचलन कोण का संबंध क्या आता है, ये वाला संबंध आता है, ये वाला, डेल बराबर म्यू माइनस 1 कोण ए। डेल बराबर म्यू माइनस 1 कोण ए। ठीक है। तो अगर अपन अलग अलग रंग की बात करें तो बताओ, वॉयलेट रंग की बात करें, वॉयलेट रंग बैंगनी, तो डेल वी विचलन कोण किसका लेंगे, वॉयलेट रंग का, और बराबर म्यू माइनस 1। तो म्यू को किसका लेंगे, म्यू मतलब अपवर्तनांक कौन से रंग के लिए, वॉयलेट रंग के लिए, -1। और कोण ए प्रिज्म के लिए क्या रहता है, नियत रहता है। एक प्रिज्म कोण हमेशा क्या रहेगा, वही। तो फार्मूला अपन ने यही लगाया, डेल बराबर म्यू माइनस 1 कोण ए। बस बैंगनी रंग के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ बैंगनी लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी बैंगनी लिख दिया। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये जो डेल वी है, इस डेल वी की जगह क्या रख दिया अपन ने, म्यू माइनस 1 कोण ए। तो डेल वी की जगह म्यू माइनस 1 कोण ए लिख दिया, और ऐसे ही डेल आर की जगह भी हमने म्यू माइनस 1 कोण ए लिख दिया। बस ध्यान क्या रखना है कि अपवर्तनांक अलग अलग होगा, अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होगा। तो इसलिए म्यू के साथ यहाँ पे वी लगा दिया और यहाँ पे म्यू के साथ आर लगा दिया। अब आप इनको गौर से देखेंगे तो इन दोनों में से कोण ए तो कॉमन आ जाएगा, कोण ए को कॉमन लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या बचेगा बताओ, फाइनल रिजल्ट आपका आएगा ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू कोण ए। तो ये क्या हो गया, कोणीय परिक्षेपण। तो कोणीय परिक्षेपण के दो फॉर्मूले हो गए आपके, एक तो डेल वी माइनस डेल आर और एक हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू कोण ए। अगली जो डेफिनेशन आपके पास आती है वो क्या है, देखो इसे गौर से, कोणीय परिक्षेपण क्षमता। कोणीय परिक्षेपण क्षमता, तो कोणीय परिक्षेपण क्षमता क्या होती है अभी हमने कोणीय परिक्षेपण याद किया थोड़ी देर पहले लास्ट टॉपिक में। तो कोणीय परिक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को हम कोणीय परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो कोणीय परिक्षेपण को किससे लिखते हैं अपन, थीटा से। तो आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले में, देखो आप गौर से, ये फार्मूले में कोणीय परिक्षेपण क्षमता को ओमेगा से व्यक्त करेंगे, और फार्मूला क्या है, कोणीय परिक्षेपण और पीले रंग का विचलन कोण। तो कोणीय परिक्षेपण को थीटा से लिखेंगे और विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं। कौन से रंग का बताओ, पीले रंग का विचलन कोण। पीले रंग का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो 7 रंग हैं, अलग अलग रंग, सभी के विचलन कोण अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि विचलन कोण अपवर्तनांक पे निर्भर करता है और अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है। तो तरंगदैर्ध्य अलग अलग है तो अपवर्तनांक अलग अलग होंगे, विचलन कोण भी अलग अलग लेंगे। और सभी रंगों के विचलन कोणों का यदि माध्य निकाला जाए, औसत निकाला जाए, तो वो जो औसत मिलेगा वो औसत कौन से रंग के विचलन कोण के लगभग बराबर होगा, पीले रंग के विचलन कोण के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ऊपर ये कोणीय परिक्षेपण क्षमता है और नीचे क्या लिया गया बताओ, सभी रंगों के विचलन कोणों का माध्य। और सभी रंगों के विचलन कोणों का माध्य निकाला जाए तो जो आंसर आता है, जो विचलन कोण आता है, वो किसके बराबर होता है, पीले रंग के विचलन कोण के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोणीय परिक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, कोणीय परिक्षेपण बटे पीले रंग के विचलन कोण, है ना, या कोणीय परिक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात। अब अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फार्मूला पढ़ा है कि थीटा का जो फार्मूला वो क्या होता है, थीटा का फार्मूला डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वी माइनस डेल आर होता है नहीं, और बटे में क्या आ जाएगा बताओ, डेल वाई। ऐसे कैसे ही, तो कोणीय परिक्षेपण क्षमता का ये वाला फार्मूला आपका आ गया।
आगे यदि अपन बात करें नेक्स्ट, तो आपने ये भी पढ़ा था अभी अभी कि डेल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। आपने पढ़ा था डेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था डेल बराबर म्यू -1 इंटू एंगल ए, यही पढ़ा था। या फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हो यहाँ से, अभी पिछले टॉपिक में अपन ने लिया था, देखो थीटा का फॉर्मूला क्या आया था बताओ, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू एंगल ए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू एंगल ए। और देखो डेल का फॉर्मूला क्या था आपके पास, डेल का फॉर्मूला था म्यू -1 इंटू एंगल ए। ये दोनों फार्मूले आप नीचे अप्लाई करें यहाँ पे, तो देखो आप ये इस जगह पे देखना आप गौर से, ये थीटा था, थीटा की जगह तो क्या लिख दिया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू एंगल ए, और नीचे डेल वाई की जगह मतलब डेल का फॉर्मूला लगाया विचलन कोण का, तो ये क्या होता है म्यू -1 इंटू एंगल ए। अब आप देख पा रहे हो एंगल ए से एंगल ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कोणीय परिक्षेपण क्षमता का जो फॉर्मूला वो क्या बचेगा बताओ, म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई -1। ठीक है, तो ये कोणीय परिक्षेपण क्षमता हो गई। ऊपर तो मैंने आपको यहाँ तो बताई थी विचलन कोण के रूप में, और यहाँ नीचे जो बताई है आपके पास, यहाँ जो मैंने बताई है ये किसके रूप में बताइए बताओ, अपवर्तनांक के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे देखो अगला टॉपिक जो आपके पास आता है वो आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ये सुने आप, कि जब कोई भी प्रकाश पुंज वायुमंडल में उपस्थित कणों जैसे गैस के कण, धूल के कण आदि पर आपतित होता है, तो ये निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में विसरित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कैसे होता है ये प्रकीर्णन आप देखना, मैं आपको बताऊं। तो प्रकीर्णन कैसे होता है, देखो जैसे मान लो कि वायुमंडल में बात करें तो छोटे छोटे धूल के कण होंगे, जैसे आपके पास ये कोई धूल का कण है बहुत छोटा सा, ठीक है। अब क्या होगा बताओ कि जब प्रकाश आएगा, है ना, तो प्रकाश कैसे आएगा, सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, किसी धूल के कण पर जब आपतित होगा, तो धूल के कण पर ये श्वेत प्रकाश आया, जब ये धूल के कण पर आपतित होगा जब धूल के कण पर आपतित होगा तो किसी निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में विसरित हो जाता है। तो ये धूल के कण से या गैस के अणुओं से टकराकर ये क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में विसरित हो जाता है, ऐसे सभी संभव दिशाओं में चारों तरफ फैल जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो प्रकाश की ये जो घटना है, ये घटना क्या कहलाती है बताओ, प्रकाश का प्रकीर्णन। बोलो क्लियर है। सूर्य से आने वाला प्रकाश या कोई भी प्रकाश पुंज जब वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराता है, तो टकराने के बाद वह किसी निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में विसरित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब बात करें प्रकीर्णन की, तो प्रकीर्णन में जो प्रकाश की तीव्रता आएगी, कौन से प्रकाश की, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। एक तो आपतित प्रकाश होगा, दूसरा टकराने के बाद प्रकीर्णित प्रकाश होगा। तो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता आएगी, वो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, ठीक है। तो देखो प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के साथ साथ प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर भी निर्भर करती है। अब पहले तो ये बताएंगे तरंग दैर्ध्य पर कैसे निर्भर करती है। तो देखो यदि ये कण छोटे आकार के हैं, आकार के साथ बता रहे हैं, जैसे धूल के कण यदि छोटे आकार के हैं तो प्रकीर्णन 1/λ4 लिखा हुआ है, 1/λ4 के समानुपाती होता है। अगर धूल के कणों का आकार बहुत छोटा है, धूल के कणों का आकार बहुत छोटा है, तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी तीव्रता मतलब चमक, ब्राइटनेस जो है वो तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर 1/λ4 के, ये किसकी बात कर रहे हैं, तीव्रता, इंटेंसिटी, ये 1/λ4 के समानुपाती होती है। क्लियर है। मतलब जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसकी तीव्रता क्या होगी, कम। प्रकीर्णन के बाद उसकी तीव्रता क्या होगी बताओ, कम होगी, ठीक है। ये किसके लिए बताओ, छोटे आकार के कणों के लिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक था रेले, तो रेले के प्रकीर्णन का नियम भी कहते हैं। अब इस फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है आपको याद रखना होगा, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है
तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो जो तीव्रता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती 1/λ⁴ के। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो बताओ उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, बताओ कम हो जाएगी। अतः लाल रंग के प्रकीर्णन की तीव्रता न्यूनतम होती है और बैंगनी रंग के प्रकीर्णन की तीव्रता क्या होती है, बताओ अधिकतम। मतलब लाल रंग का प्रकीर्णन मतलब फैलाव, बिखरना, तो प्रकीर्णन लाल रंग का बहुत कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये आपकी समझ में है यहाँ तक। अब आगे बात करें, अगला पेज लेते हैं अपन, प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं। ठीक है, तो प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं यदि अपन लेते हैं तो देखो कौन कौन सी घटनाएं आती हैं प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं। तो पहली घटना आपके पास कौन सी आती है, आकाश का नीला दिखाई देना, है ना, स्काई अपीयर्स ब्लू। ये आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं छोटी छोटी चीज़ें। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकाश की घटनाओं के कारण होता है। और कौन सी घटना के कारण होगा, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। क्या होता है कि जब हम आकाश को देखते हैं तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है वो हमारी आँखों में प्रवेश करता है। तो सूर्य के प्रकाश में आप देखते हो, सूर्य का प्रकाश जो है वो श्वेत प्रकाश है, और उसमें जो लघु तरंग दैर्ध्य वाले जो रंग हैं, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, इनकी तरंग दैर्ध्य लघु मतलब कम होती है। तो जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उनका प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा। तो ये रंग जो हैं इनका प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, फैलाव बहुत अधिक होता है नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनकी तरंग दैर्ध्य लघु होती है, ठीक है, तो उन लघु तरंग दैर्ध्य वाले रंगों का फैलाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लघु तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश वायु के अणुओं द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है ना, और फिर प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है, उसके बाद आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसी कारण अपन को आकाश का रंग नीला नज़र आता है। क्यों, आप फिर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब सूर्य से श्वेत प्रकाश चलता है तो श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराता है। तो धूल के कणों से टकराने के बाद सबसे पहले प्रकीर्णन कौन से रंग का होगा, बैंगनी रंग का। उसके बाद प्रकीर्णन कौन से रंग का होगा, जामुनी रंग का। मतलब ये रंग आसमान में फैलते जाते हैं। फिर कौन सा होगा, नीले रंग का होगा, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य कम है तो इनका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, तो ये आसमान में फैल जाते हैं। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमारी जो आँखें हैं, जो मानव नेत्र हैं, वो नीले रंग के प्रति ज़्यादा सुग्राही होती है। जो अपने तीनों रंग हैं, बैंगनी, जामुनी और नीला, तो आँखें जो है उनकी सुग्राहिता, आँखें किसको जल्दी पकड़ती हैं या किस पे जल्दी जाके टिकती है, नीले रंग पे जल्दी जाके टिकती है। तो आँखों की सुग्राहिता नीले रंग के प्रति अधिक होती है। तो जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश में बैंगनी, जामुनी, नीले रंग ये फैले हुए होते हैं, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य कम है और प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। लेकिन हमारी आंखें कौन से रंग को ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं, नीले रंग को ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं। इसलिए हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, बताओ, नीला दिखाई देता है। ये किसके कारण हुआ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब यदि कल्पना करो, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा नज़र आता, हमें काला रंग नज़र आता, और दिन में भी तारे देखे जा सकते थे। क्यों, क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकीर्णन संभव नहीं था, और प्रकीर्णन यदि संभव नहीं था तो रंगों का बिखराव नहीं होता। तो रात में जैसा आकाश नज़र आता वैसा ही अपन को दिन में नज़र आता, दिन में भी तारे देखे जा सकते थे। तो आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण संभव है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव है। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बताओ, प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं। अब दूसरी घटना की बात करें अपन, तो दूसरी घटना क्या आती है इसमें, सूर्य का सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। हमने देखा होगा कि सूर्योदय जब होता है तो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, सूर्यास्त जब होता है तब भी सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है नहीं। ऐसा क्यों होता है, ये भी वही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही संभव होता है। कैसे होता है, अब देखिए आप, कि जैसे अपन बात करें कि ये आपके पास पृथ्वी है, आप इस पृथ्वी पर यहाँ खड़े हो, यहाँ इस जगह पे, ठीक है। अब ये हॉरिजन लाइन है, हॉरिजन क्षितिज लाइन है। क्षितिज पे क्या होता है, जैसे सूर्य है यहाँ पे, क्षितिज लाइन का मीनिंग क्या होता है, अगर सूर्य इससे नीचे होगा तो मतलब
सूर्य अस्त हो गया है या अभी उदय नहीं हुआ है और सूर्य यदि इसके ऊपर होगा तो इसका मतलब सूर्योदय हो चुका है, मतलब नीचे होगा तो रात की तरफ जा रहे हैं और ऊपर होगा तो दिन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना सूर्य है, यहाँ पे ये सन है। इस तरीके से पृथ्वी पे अब क्या होता है बताओ कि पृथ्वी के चारों ओर ऐसे क्या है बताओ, वायुमंडल है इस तरीके से, है या नहीं। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें इस तरीके से आती हैं, वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती हैं, लगातार अपवर्तन के बाद यहाँ पहुँचती हैं नहीं। मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो इस तरीके से आता है, आता है नहीं, यूँ आता है। तो सूर्य से आने वाला जो श्वेत प्रकाश है वो बहुत लंबी दूरी तय करके प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश बहुत लंबी दूरी तय करके आता है और प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है। और हम ये जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश सूर्य से चलेगा तो उसमें 7 रंग हैं, उन रंगों का वायुमंडल के द्वारा प्रकीर्णन होता जाएगा। सबसे पहले किरणन बैंगनी रंग का, फिर जामुनी का, फिर नीले का, ऐसे धीरे धीरे ये रंग क्या होंगे, प्रकीर्णित होते जाएंगे। और अंत में लास्ट में कौन सा रंग बचेगा बताओ, लाल रंग बचेगा। तो हमें पता है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अधिक दूरी। तो हमारी आंखों तक कौन सा रंग पहुंच पाता है, केवल लाल रंग पहुंच जाता है, बाकी सभी रंग आसमान में पहले ही प्रकीर्णित हो जाते हैं या वायुमंडल में पहले ही प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है, तो अधिक दूरी तय करने के कारण बाकी सभी रंग पहले ही वायुमंडल में प्रकीर्णित हो जाते हैं, केवल लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए हमें आभास होता है कि सूर्य लाल रंग का है। तो सूर्योदय होते समय भी ऐसा आभास होता है और सूर्यास्त होते समय भी ऐसा आभास होता है। कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आपका कारण है। ठीक है, समझ आए। तो ये था सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। अब बात करते हैं तीसरा, जो आपके पास तीसरी घटना आती है प्रकीर्णन से संबंधित, वो आती है लाल संकेत। तो लाल संकेत क्या होते हैं, आप देख पा रहे हो कि खतरे के जितने भी संकेत होते हैं, खतरे के संकेत जो होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ, लाल रंग के होते हैं, है ना। अपने जो बनाए जाते हैं ट्रैफिक लाइट वगैरह लाल रंग की होती हैं। तो लाल रंग की क्यों बनाई जाती है, कारण क्या है, कारण ये है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है, लाल रंग अधिक दूरी तय कर सकता है या बहुत अधिक दूरी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाल संकेतों का प्रयोग खतरे को दर्शाने के लिए किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और लाल रंग बहुत अधिक दूरी से ही नज़र आ जाता है। बोलो आता है या नहीं, अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग को बहुत अधिक दूरी से देखा जाता है। ठीक है, फिर आगे यदि अपन बात करें, चौथी घटना आती है श्वेत बादल। बादलों का रंग सफ़ेद होना। बादल सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं ये देखना होगा आपको। तो बादल सफ़ेद रंग के क्यों होंगे, तो मैंने आपको पहले बताया था, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप कि प्रकीर्णन जो है वो कणों के आकार पर निर्भर करता है नहीं, कणों के आकार पर निर्भर। तो कणों के आकार पर निर्भर करता है। मैंने बताया था यदि कणों का आकार बहुत छोटा है, बहुत छोटे आकार के यदि कण हैं तो प्रकीर्णन की घटना संभव है, मतलब रंगों का बिखराव या रंगों का फैलाव संभव है, मतलब प्रकीर्णन अच्छे तरीके से होता है, परफेक्ट होता है। लेकिन यदि कणों का आकार बड़ा हो, तो जब कणों का आकार बड़ा होगा तो फिर प्रकीर्णन नहीं होता है, तब क्या होता है बताओ, परावर्तन होता है। ठीक है, मैंने वहाँ क्या लिखवाया था प्रकीर्णन में कि यदि कणों का आकार बहुत छोटा हो तो श्वेत प्रकाश कणों से टकराकर आसपास फैल जाता है, लेकिन यदि कणों का आकार बड़ा है तो जो प्रकाश है वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त नहीं होता है, वो अलग अलग रंगों में नहीं फैलता है। अगर कणों का आकार बहुत बड़ा है तो प्रकाश, श्वेत प्रकाश उससे टकराकर परावर्तित होता है, और परावर्तित होता है तो मतलब श्वेत प्रकाश उस पर आपतित हुआ और टकराने के बाद परावर्तित प्रकाश भी कैसा होगा बताओ, श्वेत होगा। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, कणों का आकार यदि बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं इधर श्वेत बादलों का कारण क्या है। तो देखो आप, मैं बताऊं आपको कि बादलों में उपस्थित बड़े कण जैसे धूल या जल की बूंदें आकार में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़े होते हैं। ठीक है, तुलना किससे करते हैं अपन, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से, कि कणों का आकार यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा है या उसकी कोटि का है तब तो प्रकीर्णन संभव है। और यदि कणों का आकार
आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक है या उसकी कोटि से अधिक कोटि का है तो फिर प्रकीर्णन नहीं होता है, तब परावर्तन होता है। तो देख रहे हैं बादलों में उपस्थित बड़े कण जैसे धूल या जल की बूंदें आकार में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़े होते हैं तथा लगभग सभी तरंग दैर्ध्य एक समान प्रकीर्णित होते हैं। सभी तरंग दैर्ध्य मतलब सभी रंग एक समान प्रकीर्णित होते हैं, अतः बड़ी जल की बूंदों से युक्त बादल सामान्यतः सफ़ेद होते हैं। तो जितने भी रंग हैं वो एक समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं। एक समान रूप से प्रकीर्णित होने का मतलब जो श्वेत प्रकाश आया वो श्वेत प्रकाश एज इट इज़ परावर्तित हो गया या प्रकीर्णित हुआ, तो सभी तरफ बराबर सभी रंग एक साथ एक समान रूप से हुए तो सभी तरफ क्या होता है बताओ, श्वेत प्रकाश ही फैलता है, वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त नहीं होता। कारण आप समझ पा रहे हैं, अगर धूल के कण छोटे हैं तो ये जो श्वेत प्रकाश है वो अलग अलग रंगों में विभक्त होकर फैलता है, और धूल के कण यदि बड़े हैं आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में, उनका आकार बड़ा है, तो ये श्वेत प्रकाश जो है इसके सभी अवयवी रंग एक समान रूप से सभी संभव दिशाओं में फैल जाते हैं, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि परावर्तित हो जाते हैं ये, अगर बड़े आकार के कण है ना। तो इस केस में श्वेत प्रकाश जो है वो धूल के कणों से टकराने के बाद भी श्वेत ही बना रहता है ना, या जल की बूंदों से टकराने के बाद भी श्वेत ही बना रहता है। तो जल की बूंदों से बने जो बादल हैं उनसे टकराने के बाद जो प्रकाश है श्वेत बना रहता है और उन बादलों में श्वेत प्रकाश ही घूमता रहता है, इसलिए बादलों में दूध जैसी सफ़ेदी पाई जाती है या नहीं, तो इसलिए बादल अपन को धोरे फक दिखाई दें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आपने नाम ही सुना होगा और देखा भी होगा, इंद्रधनुष सभी आप जानते भी हो। इस टॉपिक को अपन अगले लेक्चर में लेंगे या नहीं, तो ये आप पढ़ें और इसको नोट करें आप और याद भी करें। ठीक है, आज के लिए